हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप लोगों के लिए एकदम लल्लन टॉप सीरीज। अगर आप दोस्तों एसएससी जीडी एसएससी सीजीएल के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। 100% दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल छपने की प्रबल संभावना है। आइए दोस्तों बिना देर के हुए बात करते हैं आज के अपने पहले सवाल को लेकर। आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है कि रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन चुका है। दोस्तों आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है। एचडीएफसी बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है, एकदम छुपा रुस्तम सवाल है। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, आरबीआई के द्वारा रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन चुका है तो आपको नोट करके रखना है, ये यूको बैंक बन चुका है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों यूको बैंक, इसको आप नोट करके रखिएगा। 100% दोस्तों एसएससी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछेगा। आइए दोस्तों करते हैं बात ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों का विलय होकर कौन सी बैंक बनी थी तो आपको नोट करके रखना है बड़ौदा बैंक। दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक, ये दोनों मिलकर दोस्तों इन्होंने कौन सी बैंक बनाई है, बड़ौदा बैंक। इसको आप नोट कर लें, कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपकी परीक्षा में। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएंगे कि पंजाब बैंक किन दोनों बैंकों के विलय से बना है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों आरबीआई के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। आरबीआई आपकी हर बार परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी तो आपको कहना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसके पहले गवर्नर कौन थे, जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और वर्तमान में दोस्तों कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। इसको आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आप नोट कर लें, कोई सा भी प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित हुआ है। हमसे प्रश्न पूछा गया है कि देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पर स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। भाइयों बहनों आपको याद में रखना है, देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित कहाँ पर हुआ है तो आपको नोट करके रखना है, ये सिक्किम में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप रट डालिएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, अगर आपसे कहा जाए कि ड्रोन नीति, दोस्तों ड्रोन नीति को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, नाइट, ये सारे सवाल आपको मैं करा चुका हूँ। नाइट स्काई सेंचुरी, दोस्तों नाइट स्काई सेंचुरी, इसका शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, हैनले लद्दाख में हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। और दोस्तों जब अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी आपको 2 से 3 चीज़ें याद में रखना है। क्या क्या, नंबर 1 सेला सुरंग, नंबर 2 बोमडिला दर्रा, नंबर 3 मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों इसको आप नोट करके रखें। और 1 नंबर दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व,
ये कहाँ पर स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। दोस्तों जब जब अरुणाचल प्रदेश की बात आएगी तो आपको सेला सुरंग, बोमडिला दर्रा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और पाक्के नेशनल पार्क, ये सब याद रखना है। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है, आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर स्थापित होगा? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। इंदौर, बुरहानपुर, नाथद्वारा, हजीरा, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण ऑप्शंस हैं, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों होगा ये हजीरा में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और दोस्तों ये हजीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात का एक स्थान है, गुजरात, ये नोट कर लें। और दोस्तों किसके द्वारा किया जा रहा है? ये रिलायंस के द्वारा किया जा रहा है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों रिलायंस के द्वारा भारत का पहला फाइबर कार्बन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? हजीरा, गुजरात में किया जा रहा है। इसको आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। नाथद्वारा, दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम। दोस्तों विश्वास स्वरूपम जो प्रतिमा है वह किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव जी की प्रतिमा है। और इसकी दोस्तों स्थापना कहाँ पर की गई है? नाथद्वारा, राजस्थान में की गई है। और दोस्तों राजसमंद नाथद्वारा में की गई है। इसको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा वाला सवाल है। दोस्तों बुरहानपुर, भारत का पहला, अगर आपसे कहा जाए कि भारत का फर्स्ट हर घर, भारत का फर्स्ट हर घर जल वाला क्या चीज़ दोस्तों? हर घर जल वाला प्रमाणन शहर। दोस्तों अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि दोस्तों भारत का पहला हर घर जल वाला प्रमाणन शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे बुरहानपुर। और कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे एक प्रश्न किया जाता है कि भारत का पहला हर घर जल वाला यूटी कौन सा है? तो आप कहेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार। अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे गोवा। इन तीनों सवालों को आप नोट कर लें, कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इंदौर, दोस्तों यहाँ पर क्या वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस, अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, इसका पुरस्कार भी इंदौर ने जीता है, इसको भी आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि छऊ और पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये नृत्य बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं। कई बार दोस्तों एसएससी ऐसे ही सवालों को पूछती है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, उनने किस प्रकार के नृत्य पूछे हैं। दोस्तों एसएससी इसी प्रकार के नृत्य आपसे पूछती है। छऊ और पाइका दोस्तों नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? असम, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मेघालय। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों आपको बता दें छऊ और पाइका ये कहाँ के नृत्य हैं? तो आपको नोट कर लेना है, ये हैं झारखंड के। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों असम में क्या क्या मनाया जाता है? बिहू। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में दोस्तों कटी बिहू, कटी बिहू, दोस्तों कटी बिहू ये भी दोस्तों असम का ही है, इसको आप कंफ्यूज मत हो। दोस्तों अगर आपसे कहीं पर लास्ट में बिहू दिखा हुआ लगे तो आप उसका उत्तर असम लगाएंगे, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों आपको बता दें मेघालय में एक चीज़ आप याद रखिए, बांग्ला नृत्य। अगर आपसे कहा जाए कि बांग्ला नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? ये दोस्तों मेघालय से संबंधित है। और जम्मू कश्मीर से राउफ ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से। दोस्तों जब बहुत ठंड पड़ती है तो लोगों के मुंह से उफ निकल जाती, उफ ये कितनी ठंड है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से राउफ, इसको आप थोड़ा ऐसे नोट करें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा, सारे प्रश्नों को अच्छे से समझा होगा। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि बारडो छम कौन सा? दोस्तों बारडो छम
इसका संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप गूगल से सर्च करिए, कहीं से पढ़िए और इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, आज का हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सिट मैक्स युद्धाभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? अति महत्वपूर्ण सवाल और दोस्तों आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल है। सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। बिल्कुल नए सवाल दोस्तों उठाए गए हैं परीक्षा को लेकर। दोस्तों सिट मैक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है तो आपको नोट कर लेना है। ये सिंगापुर, इंडिया और दोस्तों थाईलैंड, इन तीनों के बीच में होता है। तो दोस्तों ये तीनों तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन गलत। तो सही जवाब का क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका दोस्तों इसके अंदर शामिल नहीं है, इसको आप नोट करके रखें। एस से क्या होगा दोस्तों? सिंगापुर। आई से दोस्तों इंडिया, टी से थाईलैंड। दोस्तों ये मैक्स क्या है? मिक्स, यानी कि दोस्तों तीनों शहर इसके अंदर मिक्स है। कौन कौन से? श्रीलंका, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, इन तीनों का मिक्स युद्धाभ्यास कौन सा है? सिट मैक्स। अगर दोस्तों आपसे कहा जाता है कि सिलीनेक्स, SLINEX, सिलीनेक्स, इसमें दोस्तों कौन शामिल है? ये श्रीलंका और इंडिया शामिल है। इसमें दोस्तों श्रीलंका और इंडिया, इसका कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है सिलीनेक्स। और दोस्तों मित्र शक्ति, ये भी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा को लेकर। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि अल नजहा, ये दोस्तों किसके बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में होता है। दोस्तों जहां पर ये अल शब्द लग जाए वहां पर आप आंख बंद करके ओमान ऑप्शन लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों, अगर आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो, क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लगाइएगा स्टार दोस्तों, आपको नंबर मिलेगा दोस्तों इस स्लाइड के अंदर से। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 214। क्या होगा आपका सही जवाब? बिल्कुल बताएं क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किसके अंदर है? तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 112। दोस्तों इसी को कहा जाता है बजट। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे बजट। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि बजट, इसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 112। आपको दोस्तों परीक्षा में बजट भी देके पूछ सकता है, आपको वार्षिक वित्तीय विवरण ये शब्द भी देकर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो आपको नोट करके रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट, इसका उल्लेख किसके अंदर है? तो इसका उल्लेख है दोस्तों 112 के अंदर। दोस्तों 110 के अंदर क्या है? धन विधेयक है। धन विधेयक, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि धन विधेयक किसके अंदर है? 110। 108 में क्या है दोस्तों? संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग। अगर आपसे कहा जाए कि 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है 214, ये दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित है, इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ये 6 प्रकार की रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो आप क्या कहेंगे? अनुच्छेद 215। दोस्तों अनुच्छेद 214 क्या है? ये हाई कोर्ट से संबंधित है, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा है? ये अनुच्छेद 214, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। दोस्तों बजट से संबंधित कुछ जानकारी आपको होनी ही चाहिए। दोस्तों हमारा पहला बजट है जो डिजिटल रूप से पेश किया गया था, और दोस्तों इसमें गति शक्ति के कितने इंजन हैं? गति शक्ति के दोस्तों 7 इंजन थे। और कितनी वंदे भारत ट्रेनों का दोस्तों जिक्र किया गया है? 400। और दोस्तों कितने लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे? 4। इसको आप ध्यान में रखें। ये सब दोस्तों ऐसे आंकड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों नोट कीजिएगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में आपको नंबर मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों सवाल की खाल को खींचकर ऐसा सवाल बनाया गया है। टिस्को के उद्योग, यहाँ पर दोस्तों है टिस्को के उद्योग के लिए जल किस नदी से आता है? यानी कि दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है उसका दोस्तों जो
उद्योग होता है उसके लिए जल का इस्तेमाल किस नदी से किया जाता है? कावेरी नदी, खारकोई नदी, स्वर्णरेखा नदी। ऑप्शन नंबर डी, सी और डी दोनों। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आपने दोस्तों इसका उत्तर पकड़ लिया होगा ऑप्शन के थ्रू। दोस्तों आपको बता दें, टिस्को टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको कहना है 1900 कब हुई है दोस्तों? 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना हुई है। जमशेदपुर ये झारखंड में स्थित है। साक्षी स्थान है, इसको भी आप नोट कर लें। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों इसके उद्योग के लिए जल दोस्तों कहाँ से आता है? ये खारकोई नदी और स्वर्णरेखा नदी, इन दोनों नदियों से जल आता है, इसको आप नोट करके रखें। अगर आपसे दोस्तों कहा जाए कि कोयला कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में, और झरिया, इन दोनों स्थानों से दोस्तों कोयला आता है उद्योग के लिए, इसको आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आप नोट करके रखें, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि इसके लिए खनिज वो कहाँ से आता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों इसके लिए जो उद्योग के लिए खनिज की आवश्यकता पड़ती है वो कहाँ से मंगवाया जाता है, कहाँ से आता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि थुंडी और कदमत समुद्री तट कहाँ पर स्थित हैं? लगाइएगा स्टार दोस्तों, आपकी परीक्षा वाला सवाल। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उड़ीसा, तमिलनाडु। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल दोस्तों मैं पहले भी ले चुका हूँ, लेकिन इसका एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों थुंडी और कदमत समुद्र तट कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको नोट करके रखना है। ये स्थित है लक्षद्वीप के अंदर। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने यही आपसे क्यों पूछा, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन, आपने नाम सुना होगा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेशन। दोस्तों ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेशन के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? ये थुंडी और कदमत को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में वर्तमान समय में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं, तो आप कहेंगे 12। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसको देने वाली संस्था कौन सी है, तो आप कहेंगे समुद्री तट फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट और एजुकेशन, इसको आप नोट कर लें। बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। थुंडी और कदमत कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित हैं, क्योंकि दोस्तों इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत में कुल कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेट बीच हैं, तो आप कहेंगे 12। पहला वाला कौन सा था? उड़ीसा का गोल्डन टेम्पल। उड़ीसा का गोल्डन टेम्पल, इसको दोस्तों फर्स्ट ब्लू फ्लैग प्रमाणन सर्टिफिकेशन मिल चुका है, इसको आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से सवाल को समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ईरानी कप 2022 का विजेता कौन रहा है? सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, शेष भारत, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है, बिल्कुल छुपा रुस्तम सवाल है, और दोस्तों बिल्कुल इसको नोट करके रखिएगा। ईरानी कप, इसका दोस्तों संबंध किससे है, इसका विजेता कौन है, तो आपको कहना है शेष भारत। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। यहाँ पर एक नाम लिखा है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। ये क्या है दोस्तों? जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेल 36वें, कौन से क्रम के थे? 36वें राष्ट्रीय खेल दोस्तों जो हुए थे 2022 में, कहाँ पर हुए थे? 2022 में गुजरात में हुए थे। कहाँ पर? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि गुजरात में संपन्न हुए थे, उसमें दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दोस्तों 37वें कहाँ पर होंगे, 37वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर होंगे, ये
37वां क्रम का कहाँ होगा 2023 में, तो आप कहेंगे गोवा के अंदर होगा। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 36वें वाले का शुभंकर क्या था, मैंने आपको बताया था सावज, सावज इसका शुभंकर था, इसको भी आप नोट कर लें। सारे सवाल मैंने आपको बता दी, सारे सवाल आपकी कॉपी में होने चाहिए। अगर दोस्तों आपको आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आप क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे सवालों को अच्छे से सुनिएगा और सारे सवालों को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। एक सवाल से दोस्तों आज आपको 5 से 6 सवाल मैं बता रहा हूँ। कहने को दोस्तों ये 20 सवाल हैं, लेकिन 70 से 80 सवाल आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। दोस्तों साहित्य वाला, रसायन वाला, भौतिक विज्ञान वाला और बायोलॉजी वाला, इसको आप रट डालिएगा 100%। आपकी परीक्षा में ये चारों सवाल जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। इनको मैं दोस्तों आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपकी परीक्षा में आपसे गलती ना हो। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। स्वांते पावो को मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है, सुहान करुणातलिका को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं भाइयों बहनों। इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों एनी एनॉक्स साहित्य का पुरस्कार मिला है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों स्वांते पावो, इनको किसका मिला है, इनको मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी कि दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है, स्वांते पावो। स्वांते पावो ने क्या पा लिया दोस्तों, इन्होंने मेडिसिन का पुरस्कार पा लिया। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी ट्रिक खुद बनाइए। दूसरों के द्वारा बनाई गई ट्रिकें आप एक टाइम को भूल सकते हैं, लेकिन खुद के द्वारा बनाई गई ट्रिकें आप कभी नहीं भूलते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एनी एनॉक्स को मिला है। और दोस्तों बायोलॉजी वाला किसको मिला है, स्वांते पावो। इन्होंने दोस्तों जो चिकित्सा वाला है पुरस्कार वो पा लिया है। इसको आप ऐसे याद करें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे नहीं मिला। एलएस बेलातस्की या मेमोरियल या सेंटर फॉर लिबर्टी या एनी एनॉक्स। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। आप इसका उत्तर तुरंत समझ गए होंगे ऑप्शन को देखकर। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको नहीं मिला है, तो आपको कहना है एनी एनॉक्स, क्योंकि दोस्तों इनको कौन सा मिला है, साहित्य का मिला है। अभी मैंने आपको बताया। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल की ओर। शांति का नोबेल पुरस्कार अगर आपसे व्यक्तिगत के रूप में पूछे, व्यक्तिगत के रूप में, व्यक्तिगत रूप में दोस्तों किसको मिला है, ये दोस्तों मिला है एलएस बेलातस्की को मिला है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ऐसे याद करेंगे, एलएस बेलातस्की। और दोस्तों संस्थागत किसको किसको मिला है, संस्थागत तो मिला है मेमोरियल और सेंटर फॉर लिबर्टी। मेमोरियल दोस्तों कहाँ की, ये रूस की संस्था है। कहाँ की संस्था है, रूस की संस्था है। और सेंटर फॉर लिबर्टी ये यूक्रेन की संस्था है। क्योंकि दोस्तों रूस यूक्रेन का संकट है कितना ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों छाया हुआ था हमारे पूरे विश्व के ऊपर है। दोस्तों कितना ज़बरदस्त युद्ध हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच में। इसीलिए दोस्तों रूस की कौन सी संस्था है, मेमोरियल। दोस्तों हमारी मेमोरी से कभी नहीं जाएगा ये संकट। कौन कौन सा दोस्तों, ये रूस यूक्रेन के युद्ध का संकट। मेमोरियल किसका है, रूस का। और सेंटर फॉर लिबर्टी किसका, यूक्रेन का। दोस्तों लिबर्टी मेडल के द्वारा किसको सम्मानित किया गया, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के जेलेंस्की, उनको दोस्तों लिबर्टी पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब याद हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। दोस्तों कैरोलिन आर बर्टोजी, कार्ल बैरी शॉपलेस, मार्टोन पी मेंडल, ये सभी। क्या होगा आपका सही जवाब, क्या होगा जल्दी से बताएं। दोस्तों उत्तर देखकर, आप ऑप्शन देखकर इसका उत्तर समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको सवाल उसके उत्तर बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। एक सवाल को दोस्तों इतनी बार मैं आपको बताऊंगा कि आपको रट जाएगा, आपकी परीक्षा में आएगा, आप आंख बंद करके दोस्तों बिल्कुल सही जवाब लगा कर आएंगे। 2022 का रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो आपको नोट कर लेना है। ये दोस्तों बर्टोजी, शार्पलेस और मेंडल, इन तीनों को मिला है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनके दोस्तों आखिरी के नाम आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन से, बर्टोजी, शार्पलेस और मेंडल, इन तीनों लोगों को केमिस्ट्री का मिला है। और लेकिन दोस्तों किस लिए मिला है, तो आपको कहना है क्लिक
क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है, इसको आप ध्यान में रखें। बहुत ही लल्लन टॉप सवाल है। आपसे अगर मान लीजिए नाम ना पूछे तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस लिए मिला है, क्लिक केमिस्ट्री के लिए मिला है, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। दोस्तों मैंने अभी आपको 3 नोबेल पुरस्कार पढ़ा दिए, चौथा देखिए आप। 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एलन एक्सपेक्टर को मिला है, जॉन क्लोजर को मिला है, एंटोन जिलिंगर को मिला है, इन सभी को मिला है। उत्तर आप समझ गए होंगे क्या होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एलन एक्सपेक्ट को मिला है और जॉन क्लोजर को मिला है, जिलिंगर को मिला है। दोस्तों जिससे एक्सपेक्ट ना किया हो वही कुछ भौतिक बड़ा काम करके दिखाता है। दोस्तों एलन एक्सपेक्ट किसको मिला है? भौतिक विज्ञान के लिए मिला है। और दोस्तों जॉन क्लोजर और जिलिंगर, इन तीनों को किसके लिए मिला है? ये भौतिक विज्ञान के लिए मिला है। इसको आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों यहाँ पर संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों मुद्दा। और दोस्तों आपकी परीक्षा में 100% एक ना एक संगठन पूछा ही जाएगा। धीरे धीरे करके सारे संगठन मैं आपको नोट कराने वाला हूँ, सारे संगठन आपको मैं दोस्तों प्रैक्टिस के तहत याद कराने वाला हूँ। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985, 8 अगस्त 1967, 4 अप्रैल 1949, 1 नवंबर 1993। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों खाली सन याद करने से कुछ नहीं होगा, इनकी पूरी सन आपको याद होनी चाहिए। अब दोस्तों आपने सन याद कर ली, लेकिन दोस्तों ये अगस्त, दिसंबर, सितंबर ये सब नहीं याद किया तो दोस्तों आप चक्कर में पड़ सकते हैं। आपको सवाल कैसा भी दिया जा सकता है। आसियान, दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप कमेंट कर बताएंगे। आइए दोस्तों इसके बारे में आपको बताता हूँ। आसियान संगठन की स्थापना कब हुई है? 8 अगस्त 1967 में हुई है। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। जकार्ता, इंडोनेशिया यहाँ पर स्थित है आसियान का मुख्यालय। और दोस्तों आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। 10 देश शामिल हैं आसियान के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं 8 दिसंबर 1985, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट। अगर आपसे कहा जाए कि शार्क, दोस्तों सार्क की स्थापना कब हुई है? सार्क या फिर दक्षेस, इसको दक्षेस भी कहते हैं, सार्क या दक्षेस। दोस्तों इसमें कितने मेंबर शामिल हैं? इसके अंदर 8 मेंबर शामिल हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू। और ये काठमांडू कहाँ पर है? तो आप सबको पता है ये नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में दोस्तों दक्षेस यानी कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन सारे सवालों को आप नोट कीजिएगा। 4 अप्रैल 1949, लगाइएगा स्टार। नाटो संगठन की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 4 अप्रैल 1949। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है, आप सबको पता है। ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। कितने देश शामिल हैं? कुल 30 देश शामिल हैं इसके अंदर। और इसकी सामूहिक सुरक्षा की धारा कौन सी है? धारा 5। मैंने आपको कई बार बताया धारा 5 क्या कहती है कि अगर नाटो संगठन के किसी भी देश के ऊपर अगर आक्रमण होता है तो वह आक्रमण नाटो संगठन में उपस्थित सभी देशों के ऊपर माना जाएगा और सभी देश मिलकर आक्रमण हुए देश की मदद करेंगे। यही होती है सामूहिक सुरक्षा की धारा। और इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। 1 नवंबर 1993, इसको दोस्तों यूरोपियन यूनियन दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1993 में हुई है। कहाँ पर मुख्यालय स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही इसका मुख्यालय स्थित है। जहाँ पर नाटो का है वहीं पर यूरोपियन यूनियन का है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? कुल 27 देश शामिल हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। इसको आप दोस्तों सीरियसली होकर नोट कीजिएगा। आसियान कब है? 1967। और दोस्तों सार्क 1985, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दोस्तों सरकार के द्वारा कुल 17 गोल्स तय करे गए हैं। उसमें से दोस्तों कुछ गोल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको 17 के 17 नहीं याद करने, लेकिन शुरुआत के 5 से 6 आपको याद होने चाहिए। बार बार यहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको दोस्तों कब तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2030 तक। इसको आप ध्यान में रखें। और कितने गोल हैं? कुल 17 गोल हैं। और दोस्तों
इससे संबंधित हमारा प्रश्न है कि एसडीजी गोल नंबर 2 से संबंधित लक्ष्य कौन सा है? गरीबी का खात्मा, नो पॉवर्टी, कोई भूखा ना रहे, जीरो हंगर, सब स्वस्थ रहें, गुड हेल्थ एंड वेल्थ वेलबींग, बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों एसडीजी नंबर 2 यानी कि दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 ये क्या कहता है? कोई भूखा ना रहे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों गरीबी का खात्मा ये गोल नंबर 1 है, और दोस्तों कोई भूखा नहीं रहेगा ये गोल नंबर 2 है। सब स्वस्थ रहेंगे गोल नंबर 3 है, और दोस्तों बेहतर शिक्षा मिलेगी गोल नंबर 4 है। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों आप इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? गरीबी का खात्मा होगा। सबसे पहले हमको गरीबी हटानी, नो पॉवर्टी। उसके बाद जब गरीबी हट जाएगी तो हमको अच्छा खाना मिलेगा, यानी कि कोई भूखा नहीं रहेगा, जीरो हंगर। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों? जब अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा आहार मिलेगा, तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, तो यानी कि दोस्तों गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। उसके बाद दोस्तों जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने लिए एक अच्छा शिक्षा का साधन ढूंढ सकते हैं, अच्छी तरह से हम शिक्षित हो सकते हैं, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। इसको आप ऐसे कहानी के रूप में याद करें, 100% आपको याद होगा, 101%। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि गोल नंबर 5 ये किससे संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। धीरे धीरे मैं सारे गोल आपको नोट करा देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सारा मेहनत, सारा दोस्तों जो भी कुछ है आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 इसका विजेता कौन है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 इसका विजेता कौन है? तो आपको नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अपने भारत देश ने जीता है। दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों अंडर 17 महिला विश्व कप या दोस्तों वो चीज़ अलग है, लेकिन अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता ये चीज़ अलग है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों महिला विश्व कप में और सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के अंदर, तो इसको आपको नोट करके रखना है। अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता इसका विजेता कौन है? ये अपना भारत देश है। किसको हराया है दोस्तों? ये नेपाल को हराया है, यानी कि उप विजेता। अगर आपसे कहा जाए कि उप विजेता कौन है, ये दोस्तों उप विजेता है नेपाल, और दोस्तों विजेता कौन है? अपना भारत देश है। और श्रीलंका में क्या हुआ है? श्रीलंका में हुआ इसका आयोजन। इसको भी आपको नोट करके रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर एक ऑप्शन में दे रखा है इंडोनेशिया। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है कि भारत ने थॉमस कप, अगर आपसे कहा जाए कि थॉमस कप, सबसे पहले आप कमेंट करके बताएं कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। भारत ने थॉमस कप जीत लिया है, किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही लल्लन टॉप सवाल। 31 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को, 9 नवंबर को, या 12 मार्च को। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपको नोट कर लेना है, ये किया जाता है 9 नवंबर को। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा। आइए दोस्तों ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। 31 अक्टूबर को क्या मनाता है? एकता दिवस। एकता दिवस ये कब मनाता है? ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। 12 अक्टूबर दोस्तों ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको क्या कहना है? विश्व स्लॉथ वियर दिवस ये कब मनाया था? तो आपको कहना 12 अक्टूबर है। दोस्तों ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया, इसीलिए अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को देखते हुए। 22 मार्च को क्या मनाया था? जल दिवस मनाया था, आप सबको पता है, जल दिवस। और दोस्तों इस बार की थीम क्या है? इस बार की दोस्तों थीम थी अदृश्यमान को दृश्यमान
बनाना इस बार की थीम थी जल दिवस की, इसको आप नोट करके रखें। अनसीइंग टू सीइंग वाटर, इसको आप ऐसे नोट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले सवाल को लेकर। भाइयों बहनों, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 15 अगस्त 2019, 29 अगस्त 2019, 22 जनवरी 2015, 19 फरवरी 2015। ये चारों तिथियां अति महत्वपूर्ण हैं, चारों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जल जीवन मिशन इसका शुभारंभ कब किया गया? तो आपको सबको पता है 15 अगस्त 2019। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 को 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दोस्तों जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसको आप नोट करके रखें। और जल से संबंधित दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी जानकारी अभी पिछले सवाल में दे दी है। पहला जिला दोस्तों कौन सा बना है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। अगर आपसे कहा जाए कि पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। पहला दोस्तों यूटी कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। आपने नोट किया होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। 29 अगस्त 2019 इसको क्या हुआ? फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट हमारे गृह मंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको आप ध्यान में रखें। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है? 29 अगस्त 2019। जल जीवन मिशन की 15 अगस्त 2019। 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा से शुरू हुई है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। कब की है? 22 जनवरी 2015, 19 फरवरी 2015। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, क्या है? स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड। स्वस्थ मृदा हेल्थ कार्ड दोस्तों योजना कब की है? ये दोस्तों 19 फरवरी 2015 की है। और सूरत गंगानगर राजस्थान से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, उज्ज्वला 2.0 जो कि एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित है, महोबा से प्रारंभ हुई है, इसका शुभारंभ कब किया गया है? पूरी तारीख आपको कमेंट कर बतानी है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? मॉरिशस, सिंगापुर, दमनदीप, लक्षद्वीप। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर भी दोस्तों मैं आपको 4 से 5 जानकारी दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट कर लेना है, ये मॉरिशस में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन फर्स्ट, अगर आपसे कहा जाए कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हुआ था। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और केवल हिंदी दिवस कब मनाते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? मॉरिशस में स्थित है। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 जनवरी 1975। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसको आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों आपको बता दें 2023 में हिंदी सम्मेलन कहाँ पर होगा विश्व? तो फिजी में होगा। करंट अफेयर का लल्लन टॉप प्रश्न। ये दोस्तों 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होने वाला है? फिजी के अंदर है। दोस्तों भारत की राजभाषा हिंदी होगी, आर्टिकल 343 कहता है। भारत की राजभाषा हिंदी होगी, ये आर्टिकल 43 कहता है, 343 कहता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार आपसे रिपीट हुआ है, पूछा गया है। चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? दंती दुर्ग, राजराज प्रथम, मीर कासिम, नागभट्ट। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों ऑप्शंस अति महत्वपूर्ण हैं, चर्चा करने वाले हैं चारों के बारे में। चोल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है? राजराज प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा, आपकी परीक्षा वाला सवाल है। दोस्तों दंती दुर्ग ये किसका दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश। अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इसको आप ध्यान में रखें। राष्ट्रकूट
वंश, इसको आप थोड़ा पूरा कीजिएगा। इससे संबंधित कौन है? दंती दुर्ग। और दोस्तों नागभट्ट, प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, इसका संस्थापक कौन है? ये नागभट्ट है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था और दोस्तों कब आया था। ये सवाल मैंने कल या परसों की स्लाइड में आपको पढ़ाया है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आया था और कब आया था, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आप बताएं दोस्तों रिव्यू देकर कि कैसी लगी आज की आपको क्लास। अगर दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हों, क्लास पसंद आई हो तो ईमानदारी से लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बना कर रखें।